दूसरा फेस 1857 से 1947, ये दूसरा फेस है। कंपनी खत्म, 1857 का रिवोल्ट हुआ, कंपनी एज अ रूलर खत्म, और अब रूलर बना क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो भारतीयों ने यहां जब भी अपने हक की मांग की, इस पार्ट में, इस राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने बताया कि साहब हम बहुत परेशान हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपकी कंट्री पे एक कंपनी का शासन है। राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए कि साहब हम बहुत परेशान है साहब, हम आप ही की तो प्रजा है साहब। बोले नहीं नहीं, तुम हमारी प्रजा नहीं हो, तुम कंपनी की प्रजा हो। तो भारतीयों को लगा अच्छा, मतलब अगर क्राउन का शासन कभी आएगा तो वी विल एंजॉय द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज विच इज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश पीपल। और क्राउन का शासन आ गया 1857 के बाद, एक्ट ऑफ 1858। लेकिन वो जो सपना देखा था कि जो सुविधा ब्रिटेन के लोगों को मिलती वो हमें भी मिलेगी, वो नहीं मिली। तो इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज नेशनल मूवमेंट। इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है नेशनल मूवमेंट, जिसमें कई सारी धाराएं हैं। धाराएं, मास पॉलिटिक्स, जिसकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है आईएनसी, कांग्रेस पार्टी, और भी कई सारे लोग हैं। मास पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारी धाराएं इस फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दिखाई पड़ेंगी, और सबने इस फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर 1947 में यह देश आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना जिसे हम आज कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। मॉडर्न इंडिया बस यही कहानी है। क्लियर? क्लियर? मॉडर्न इंडिया किस चीज की कहानी है? किस चीज की कहानी है? एक राष्ट्र के जन्म लेने की कहानी। कितने पार्ट में है? 2। एक पार्ट किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट पीरियड? द ओल्ड स्ट्रक्चर गॉट एलिमिनेटेड। सेकेंड पीरियड क्या है? नेशनल मूवमेंट, क्राउन का पीरियड है। उसकी सबसे प्रमुख घटना क्या है? नेशनल मूवमेंट। उस नेशनल मूवमेंट में कितनी धाराएं हैं? बड़ी सारी धाराएं, हम सब पे चर्चा करेंगे। 1930 के बाद आप इस धारा को देखोगे, सोशलिज्म। और 1930 के बाद 2 सोशलिस्ट लीडर कांग्रेस में बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकलेंगे, एक नेहरू, एक बोस। और फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा। कौन सा सेशन? फैजपुर। फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा, फैजपुर। 1931 में तुम देखोगे कराची सेशन, कांग्रेस का कराची सेशन। और कराची सेशन में पहली बार कांग्रेस आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर। और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे? किसानों पे और मजदूरों पे, क्योंकि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है। सब जोड़ना पड़ेगा सारी घटनाएं। 1920 में आईएलओ बन चुकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1929 में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक तरफ अंधेरा है, कहां? कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, और दूसरी तरफ उजाला है, कहां? कम्युनिस्ट कंट्री में, यूएसएसआर में। तो आदमी को कौन आकर्षित करेगा? रोशनी। तो भारत में 1931 के बाद एक सोशलिज्म की लहर चलेगी और सभी उस लहर में नहाते हुए नजर आएंगे। इसलिए मत पढ़ो मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैं सेमिनार लेने आया था तो मैंने एक बात कही थी कि तोते कभी अरहत नहीं होते। रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं,
पर वो कभी एनलाइटेंड नहीं होते क्योंकि समझ नहीं पाते। ये जो आज भारत में एक जहर चल रहा है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, उसकी नींव यहीं पड़ी। नेशनलिज्म को रोकने का जो सबसे स्ट्रांग तरीका है वो है कम्युनलिज्म। तो इस फेस में जहां से तुम देखोगे नेशनलिज्म का धारा शुरू होगी, वहीं से कम्युनलिज्म की भी धारा शुरू होगी। लेकिन हिंदुस्तान के युवा को पता ही नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। किसी मुसलमान शासक ने ब्राह्मणों पर जिजिया नहीं लगाया, एक को छोड़कर, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा औरंगजेब को गाली देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, वो भी अपने मंत्री के कहने पे। उसका मंत्री ब्राह्मण था, वो कन्वर्ट हो गया, तो जब वो गांव गया सब चिढ़ाने लगे, ये मुल्ला हो गए। उसको लग गई कि वे चिढ़ा रही है हमको। उसने कहा लगा दो जजिया इनके ऊपर, पैसा वसूलो, मारो इनको। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, औरंगजेब ने तो लगाया ही नहीं। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया ही नहीं लगाया। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टिलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से 4-4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं बताएगी। मैंने कहा ना, 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में। उसको नौकरी करनी थी तुरंत, मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहां कंट्री में 2 ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को। फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी। तो ये आईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहां हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसेट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अभी हमें पूछना कि आपने मारे कि नहीं।
अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लौट गया था गुड्डू। हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है। किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। अब इन दो सेक्शन के लिए किताबें कौन कौन सी होंगी? किताबें जरूर पढ़ो। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि मां बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रुक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। किताबें लो और सरल किताबें लो। पहली किताब ले लो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12th, विपिन चंद्रा। मॉडर्न इंडिया, क्लास 12th बाय विपिन चंद्रा। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाय विपिन चंद्रा, क्लास 12th। बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब। मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, क्लास 12th के लेवल के बच्चे के लेवल पे तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगी। और एपिसोड जैसे उसमें 13 धारावाहिक हैं, 13 एपिसोड है उस किताब में। तुम उसको चैप्टर मत मानो, एपिसोड मानो। पहले एपिसोड में तुम्हें पिक्चर दिखाएगी 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत। तुम्हें दिखाएगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, एकदम दिखाई पड़ेगा तुम्हें। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा, रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग, इंडिपेंडेंट अवध, इंडिपेंडेंट बंगाल, इंडिपेंडेंट निजाम, रीजनल पावर्स पैदा हो रहे हैं, मुगल शक्ति खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी घटना जो मुगल शक्ति के पराजय को दिखा रही वो है 1739 का बैटल ऑफ करनाल, जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मुर्गा बना दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। दिखाई पड़ेगा तुमको एकदम। पढ़ो मत, पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है,
और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है। आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पर सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। कोई आदमी इस क्लास में जिसने 12th की कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो? अब तो हाथ ना उठाओ। इज्जत की चिंता करते हो ना? इस देश में तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है, चाहे धोती फटी हो। ऐसा इज्जत समझा दिया गया है, भिखमंगों की कौन सी इज्जत है।